मास्क लगाना कितना उचित है? मास्क लगाना उचित नहीं है क्योंकि मास्क लगाने से कोरोना वायरस का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। दुनिया को जिन देशों ने पहले गुलाम बनाया है वही देश अब वापस से दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। सार्स वायरस को फैलाया गया था वो 2003 की बात है। उसके बाद मर्स आया था 2013 के अंदर। उसके बीच में स्वाइन फ्लू आया था 2009-2010 के अंदर। ये सब इस योजना का एक हिस्सा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने माना है कि केवल 17% लोग जो मरे हैं उसमें से कोरोना था, बाकी को दूसरी बीमारी थी। मीडिया की कारगुजारी को देखिए, वो किस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहा है। एक मरीज की बता रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बगैर पैसे खाए ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी। डॉक्टर साहब MBBS MD हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। आजकल कोरोना महामारी बहुत ज्यादा चल रही है, तो क्या यह सही है या गलत है कि ये एक भयानक बीमारी है? कोरोना वायरस जो है वो एक सामान्य फ्लू वायरस है। इसको महामारी बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है, परंतु ये महामारी है नहीं। ये एक मामूली फ्लू वायरस है जिसकी डेथ रेट, मृत्यु दर 0.1%, 0.1% या उससे भी कम है। 1000 में से एक, उससे भी कम हो सकता है कि 5000 में या 10,000 में से एक। जो एक सामान्य सर्दी जुकाम खांसी का जो वायरस जितने लोगों को मारता है उससे अधिक ये नहीं मारता है। इसलिए ये एक सामान्य फ्लू वायरस है, इससे चिंता की आवश्यकता नहीं। सलाह दी जाती है तो मास्क लगाना कितना उचित है? मास्क लगाना उचित नहीं है क्योंकि मास्क लगाने से कोरोना वायरस का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। मतलब कि कोरोना वायरस इतना छोटा वायरस है जिसकी साइज 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर है। और जो अच्छे से अच्छा मास्क जो बाजार में मिलता है 450 रुपये का, उसकी भी पोर साइज, मास्क में छेद होता है, उस छेद की साइज 300, 400, 500 नैनोमीटर है हाईएस्ट क्वालिटी का। जो बाजार में मिलता है उसकी 700, 800, 1000 नैनोमीटर तक है। यानी कि जो छेद है जो मास्क के हवा जाने का, वो वायरस से भी 5 गुना 10 गुना बड़ा छेद है। तो कोरोना वायरस किसी भी मास्क से रुक नहीं सकता, बल्कि नुकसान उसका ये है कि मास्क लगाने से रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में दिक्कत आएगी। तो मास्क लगाना फायदा नहीं है बल्कि ये नुकसानकारक है। डॉक्टर तरुण, आपका कहना है कि मास्क लगाने से नुकसान है, तो ये षड्यंत्र रचा गया है या क्यों कहा जाता है कि आप मास्क लगाइए? ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। पूरे कई देशों को गुलाम बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कई देशों की जो छोटे मोटे देश है उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह करके उनको वापस गुलाम बनाना। जिस प्रकार से हमारा देश और कई देश 1947 से पहले गुलाम थे, वो ताकतें चाहती है कि दुनिया वापस हमारी गुलाम बने, उसमें ये लगे हुए हैं। तो जानबूझ करके आपको ऐसी चीज बताई जा रही है जो स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो आइसोलेशन हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे वो WHO की ड्रग्स हो, ये तमाम चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एक सामान्य बीमारी के लिए आप इतना बड़ा देश बंद कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी GDP ग्रोथ रेट 0% या उससे भी कम, माइनस में जा सकती है। एक बड़ा देश जो बहुत तेजी के साथ रफ्तार से प्रगति करना चाहता है और कर भी रहा था काफी हद तक, वो देश अचानक से उसकी GDP 0% हो जाए तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा धक्का है। तो आप समझिए कि लॉकडाउन जो है ये हमें नहीं करना था और नहीं करना है और आगे भविष्य के अंदर भी नहीं करना है। और अभी इसी वक्त जब से सरकार को ये बात समझ में आए उसी वक्त से लॉकडाउन को समाप्त करना है। जी, आपके अनुसार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इनमें किन देशों का हाथ हो सकता है? दुनिया को जिन देशों ने पहले गुलाम बनाया है वही देश अब वापस से दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो जो एक देश है इंग्लैंड या ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम रहे हैं, उसी में से काफी जनसंख्या अमेरिका में रहती है, जिसे हम अमेरिकन्स कहते हैं।
वास्तविक रूप से वो अमेरिकन नहीं है, वो बेसिकली ब्रिटिश लोग है जो अमेरिका में जाकर के रहते हैं। बहुत पहले से ही ब्रिटेन से काफी ब्रिटिश लोग अमेरिका में पलायन कर गए थे, बाहर रहते हैं, तो उनकी मानसिकता यही है कि दुनिया को गुलाम बनाओ कैसे भी करके। तो वो उसी मानसिकता की वजह से पुनः काम कर रहे हैं, और ये कोरोना वायरस तो उनको एक मिल गया है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी प्लानिंग उन लोगों ने बहुत पहले से की थी, कम से कम 15-20 वर्षों से इसकी योजना पे वो काम कर रहे हैं। पहले सार्स आया था, SARS, सार्स वायरस को फैलाया गया था, वो 2003 की बात है। उसके बाद मर्स आया था 2013 के अंदर, उसके बीच में स्वाइन फ्लू आया था 2009-2010 के अंदर। ये सब इस योजना का एक हिस्सा है। उसी हिस्से से धीरे धीरे कर करके आज इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। तो ये एक प्रकार का इतना बड़ा गहरा षड्यंत्र है, प्रत्येक भारतवासी को इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। WHO का जो रोल होता है, वो रोल इसके अंदर क्या रहा है? आप देखिए, तमाम संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे यूनेस्को हो, जितनी भी वर्ल्ड की संस्था है, ये संस्थाएं इन देशों ने बनाई है, और इन देशों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। कहते ये है कि हम तुम्हारा फायदा करेंगे, गरीब देशों का फायदा करेंगे, तीसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे वो कहते हैं, उन देशों का हम फायदा करेंगे। वास्तविक रूप से उनका वो उद्देश्य नहीं है। ये सारे संगठन इनके अपने बनाए हुए हैं, इनके अपने फायदों के लिए बनाए हुए हैं। हमें किसी भी संगठन में नहीं रहना चाहिए, और हमें इन संगठनों की बात को हमें नहीं मानना। अपने हिसाब से, अपने देश की स्थिति परिस्थिति को देख करके, अपने देश के वैज्ञानिकों से बात करके, अपने देश के डॉक्टरों से बात करके हमें फैसला करना चाहिए। तो ये WHO है, ये षड्यंत्रकारी संस्था है, ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। स्वाइन फ्लू को उसने पेंडेमिक घोषित किया था, लेकिन बाद में बताया कि स्वाइन फ्लू पेंडेमिक नहीं है। अभी WHO ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोरोना स्वाइन फ्लू से 10 गुना अधिक खतरनाक है। जबकि मैं WHO से पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर खतरनाक है? स्वाइन फ्लू भी कम खतरनाक निकला और कोरोना उससे भी कम खतरनाक निकलेगा। डॉक्टर तरुण, क्या आपने और भी मंत्रियों से इस बारे में कोई बात करी है? मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 बार ईमेल किया मार्च और अप्रैल के महीने में। उनकी ओर से कहीं कोई जवाब नहीं आया। मैंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को ईमेल किया, देश के सारे मुख्य सचिवों को ईमेल किया, देश के सारे राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स को ईमेल किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि जब कहीं से कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं जनता को ही जागृत किया जाए। तो इन दिनों मेरा एक अभियान चला हुआ है कि मैं जनता को इस मुद्दे पर जागृत कर रहा हूँ। जी डॉक्टर तरुण, कहा जाता है कि जो ये कोरोना की किट आई है, वो किट सही नहीं टेस्ट कर रही है। कोरोना की टेस्ट की किट की क्वालिटी बहुत खराब है। इस टेस्ट के किट के रिजल्ट 2% से 40% नतीजे गलत है। उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी है, फॉल्स नेगेटिव भी है। इस किट के बनाने वाले ने भी कहा था कि किट सही नहीं हो सकती है। किट के जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं वो भी कहते हैं कि भैया किट में इसमें गलती होने की पूरी संभावना है। सामान्य परिस्थिति के अंदर हम इस किट की गलती को स्वीकार कर सकते हैं, 1-2 पेशेंट देखना है, बात अलग है। परंतु इस किट के आधार पर किसी को आइसोलेशन करना, किसी को क्वारंटाइन करना, देश को लॉकडाउन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, ये सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है। इस किट को लेकर के तंजानिया के राष्ट्रपति ने टेस्ट किए थे। उन लोगों ने कुछ फर्जी सैंपल लिए, नाम लिखे मनुष्यों के, एलिजाबेथ, एज 26 ईयर, परंतु सैंपल था पपीते का। ऐसे अलग अलग नाम से सैंपल भेजे गए, जिसमें नाम मनुष्यों का था, आयु मनुष्यों की थी, सेक्स मनुष्यों का था, परंतु सैंपल कोई पपीते का था, कोई पाइनएप्पल का था, कोई कटहल का था, कोई चिड़िया का था। तो बड़े आश्चर्य की बात थी, ऐसे बहुत सारे सैंपल भेजे गए, उसमें से बकरी का पॉजिटिव आया, पपीते का पॉजिटिव आया, कटहल का पॉजिटिव आया, चिड़िया का पॉजिटिव आया। यानी कि कटहल को भी आप सोच लीजिए कि कोरोना हो गया है, बकरी को भी हो गया है, पपीता को भी हो गया, इस टेस्ट के आधार पर। तो क्या ये बकरी और सबको हम आइसोलेशन क्वारंटाइन कर देंगे? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ने इस स्टडी को किया है, और ये स्टडी बहुत ऑथेंटिक है, और ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देश में इस प्रकार की स्टडी होनी चाहिए। और ये टेस्ट बिल्कुल ही घटिया दर्जे का टेस्ट है, इसको तुरंत ही बैन करना चाहिए। इस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो अब कर रहे हैं। पहले ये लोग दूसरा टेस्ट कर रहे थे, अभी ये लोग एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी को आप अपने दर्शकों को समझाइए, होता क्या है कि जब कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है, तो इन्फेक्शन मान लीजिए बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उसका एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आता है। मान लीजिए इन्फेक्शन आया है, तो उसका ये एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आया है। सपोज ये आपको दिख रहा होगा, ये एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आया है, अगर किसी का टेस्ट में आया है।
तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी है, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। तो जिस प्रकार से ये एंटीबॉडी बनती है, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिल जाती है, वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एंटीजन एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है। अलग अलग, हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीजन होता है और हर बीमारी का अलग अलग एंटीबॉडी होता है। मिनट और लूंगा आपका, ये एंटीजन देखिए, ये एंटीबॉडी देखिए, इस प्रकार से आपका होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है तो वो अच्छी बात है। एंटीबॉडी बन रही है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। उसको ये कहना कि ये कोरोना पॉजिटिव है, इसको अलग कर दीजिए, क्वारंटाइन कर दीजिए, बिल्कुल गलत है। इसका कोई इलाज अब तक निकला नहीं है, लेकिन कब तक निकलने की संभावना है? मैं आपके दर्शकों को फिर बताना चाहता हूँ कि ये एक सामान्य जुकाम है। अभी मैं आपसे पूछूं सामान्य जुकाम का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम रूटीन प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने घरों के अंदर सामान्य जुकाम का इलाज करते आए हैं, सदियों से करते आए, आगे भी करते रहेंगे। जो हमारी घरेलू प्रैक्टिस है, जो हमारी माताएं बताती है, जो हमारी दादी नानी बताती है कि जुकाम हो गया तो आपको ये काम करना है, बस वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम सर्दी जुकाम में काम करते हैं वैसा ही काम करना है। इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दर्शकों को खास तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये कोरोना एक मामूली बीमारी है, बिल्कुल मामूली है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ करना है तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाइए। उसके लिए आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। दो चीज काम की होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी सारे खट्टे फलों में मिलती है, जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। चाहे वो नींबू हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो नारंगी हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, चाहे वो आप आंवला हो। आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके साथ में विटामिन डी के लिए आपको कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा धूप में बैठ जाइए, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाएगी। विटामिन सी और विटामिन डी यदि पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आप कुछ योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो ये बीमारी आपके ऊपर हमला वैसे भी नहीं करेगी। वैसे भी मामूली बीमारी है, थोड़ी बहुत संभावना है, वो भी खत्म हो जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। हाँ, इम्यूनिटी तो कोरोना के अलावा कोई और भी हो, कोई और वायरस हो, कोई और बैक्टीरिया, वहां भी काम करेगी। फिलहाल कोरोना का डर बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। इसके लिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? विशेष बात यही है कि जितने भी लोग आपको मिलते हैं समाज के अंदर, जितने भी आपके पास मित्र है, रिश्तेदार है, उन सबको आप समझाइए, उन सबको आप बताइए। और जिस प्रकार से मीडिया में एक एक केस की रिपोर्टिंग आ रही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया को देखना बंद कीजिए। ये मीडिया बहुत ही बेकार है, बिका हुआ मीडिया है, भ्रष्ट मीडिया है। ये पैसे खा करके एक एक केस की आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। इस मीडिया से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ मिलिए, बैठिए, बात कीजिए और इस बीमारी को एक एक के बारे में बताइए। बीमारी नहीं, मामूली बीमारी है। अभी मीडिया के जरिए ही सबको बता रहे हैं। मैं अपने मीडिया में आना चाहता ही नहीं हूँ। आपने फोन किया, बड़ी आपकी बात है। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया था। लेकिन जो 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 आपका देश का जो एक्चुअल मीडिया है, जो देश का एक्चुअल मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, आप उस मीडिया की कारगुजारी को देखिए। वो किस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहा है, एक एक मरीज की बता रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बगैर पैसे खाए ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि इसलिए होती है कि जब स्वाइन फ्लू आया था 2009 में, 2010 में, तब मुझे भी लगा था, मैं एज ए डॉक्टर 2009-2010 में लगा था कि स्वाइन फ्लू फैल रहा है, एक पेंडेमिक फैल रहा है, एक एपिडेमिक फैल रहा है। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, हालांकि मैं डॉक्टर था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जब 2011 में, 2012 में राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखे और उन्होंने जो स्वाइन फ्लू के बारे में बताया, किस प्रकार से स्वाइन फ्लू को मीडिया ने धोखे से जनता को प्रभावित किया, तब मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया, पूरा समझने की कोशिश करी। मैं 2013, 2014 1-2 साल लगाए मैंने इसके ऊपर। तब मुझे समझ में आया कि ये सब तो खेल चल रहा है। इसीलिए मैं इस पूरे खेल को समझ पाया हूँ कि मैं पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से इस मामले पर रिसर्च कर रहा हूँ कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें मीडिया को मिला करके, मीडिया को बेच करके, मीडिया के माध्यम से जनता को प्रभावित करके, आज की तारीख में लॉकडाउन चल रहा है, जनता के पास कुछ काम नहीं, जनता घर के अंदर बैठी हुई ले देख करके मीडिया को टीवी देखना है और टीवी के माध्यम से एक ही चीज बताई जा रही है, कोरोना खतरनाक बीमारी है, कोरोना खतरनाक बीमारी है, जब ये बिल्कुल खतरनाक बीमारी नहीं है। तो फिर जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है वो क्या है?
मौतों का आंकड़ा काफी हद तक फर्जी है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से मौतों का आंकड़ा आ रहा है। भारत सरकार का आईसीएमआर का जो आंकड़ा होता तो उसके पहले मैं आपको इटली के आंकड़े पे लेके चलता हूँ। इटली में बताया गया था कि 10% मौतें हुई है, 10%। वो कैसे आया? इटली ने जब पोस्टमार्टम किया, लोगों की आपके स्कैनिंग दोबारा टेस्टिंग की, दोबारा लोगों की जांच करी, तो मालूम चला कि उसमें से 50% लोगों को एक बीमारी और थी, 25% को 2 बीमारी और थी और 24% को 3 बीमारी और थी। कुल मिलाकर के 99% लोगों को बीमारी और थी। किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को रेस्पिरेशन की बीमारी थी, उनकी वजह से लोग मरे। लेकिन कोरोना का पॉजिटिव आना है, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव आता है, नहीं है तब भी आएगा, वो नाम चढ़ गया कोरोना के अंदर। ये चीज आप सोचिए कि जो 10% था, 10% का भी 1% यानी कि 0.1% उसकी एक्चुअल डेथ रेट इटली में थी। यही भारत की कहानी है। भारत के आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने माना है कि केवल 17% लोग जो मरे हैं उसमें से कोरोना था, बाकी को दूसरी बीमारी थी। तो एक मौत का कारण तो यह है कि जो आंकड़े आपको बताया जा रहा है, दूसरी बीमारी से लोग मर रहे हैं, उनका नाम कोरोना है। दूसरे मौत का कारण जो जिस प्रकार से डब्ल्यूएचओ ड्रग्स दे रहा है, बड़ी खतरनाक ड्रग्स दे रहा है आपको, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहा है, उससे हार्ट अटैक होता है। इंटरफेरोन दे रहा है, उससे भी आदमी को सुसाइड की थॉट्स आते हैं, उससे कई तरह की आप एक दवाई के 30 टाइप से साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक आपको ड्रग दिया था, रिटोना भी ड्रग दी जाती है। तो जिस प्रकार से ड्रग जो डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकॉल है वो भी आपको मार रहा है, मास्क आपको मार रहा है, सैनिटाइजर आपको मार रहा है, आइसोलेशन आपको मार रहा है, क्वारंटाइन आपको मार रहा है। ये डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस डर से थोड़ी बहुत मृत्यु हुई है, वो इस डर से मृत्यु हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप मृत्यु को आप देखेंगे तो ड्रग के साइड इफेक्ट, डर, और डर के साथ में दूसरी बीमारियों को कोरोना में शामिल करना, इसके लिए बकायदा अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स को पैसे मिलते हैं, डॉक्टर्स को इस बात के लिए कि ये इसकी डेथ कोरोना से हुई है, कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखी है तो आपको इंसेंटिव मिलता है। और सोचिए कि इस देश के अंदर पूरे दुनिया में रेस्पिरेशन से बहुत सारे लोग मरते हैं। ट्यूबरकुलोसिस से हमारे देश में प्रतिवर्ष 4 लाख लोग मरते हैं। दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वास संबंधित दूसरे बीमारी से 8 लाख लोग मरते हैं। हार्ट अटैक से, हार्ट संबंधित बीमारी से 15 लाख 16 लाख लोग मरते हैं। अब कोई किसी से मर गया और आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया तो आपने बोला कॉज ऑफ डेथ इज कोरोना। ये बहुत बड़ा गेम, इस गेम को प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।